अध्याय 49। एक मौका ही मुझे चाहिए। जनरल की आवाज़ सुनकर आर्यन ने अपनी भौहें उठाईं, लेकिन सिर हिलाया। मुझे बस एक मौका चाहिए। जनरल रॉबर्ट्स ने अयान को गहरी नज़रों से देखा और फिर अपना ध्यान अखाड़े में खड़े पांचों प्रतिभावान लोगों पर वापस कर दिया। माफ़ करना, एलेक्स रॉबर्ट्स ने उसके कान में फुसफुसाया। शायद आपकी लेवल 6 की ताकत देखकर वो बहुत निराश हुए हैं। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और फुसफुसाया, कोई बात नहीं। देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। एलेक्स रॉबर्ट्स ने एक आह के साथ सिर हिलाया। ईमानदारी से कहूँ तो आर्यन को किसी भी बात की परवाह नहीं थी, जब तक उसे एक मौका मिल रहा था। अगर जनरल रॉबर्ट्स उसे वह मौका दे सकते थे तो वह उनके रवैये की परवाह किए बिना उनका आभारी ही रहेगा। ठीक है, अब सुनो, तुम पांचों, जनरल रॉबर्ट्स ने जोर से कहा। उनकी आवाज़ हॉल में लगभग हर किसी तक पहुंची। अखाड़े के बीच में इकट्ठा हुए पांचों प्रतिभावान लोग उत्सुकता के साथ जनरल रॉबर्ट्स की ओर मुड़े। उन्हें लगा कि चयन पहले ही समाप्त हो चुका है और वे ही चुने गए हैं, क्योंकि फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड के भर्ती परीक्षण में क्रेस्टफोर्ड सिटी से केवल 5 लोगों को ही भाग लेने की अनुमति थी। हर साल की तरह मेरे जनरल क्वार्टर से एक चुना हुआ व्यक्ति होगा जो आप पांचों के साथ एक जगह के लिए मुकाबला करेगा, जनरल रॉबर्ट्स ने कहा। वे पांचों हैरान रह गए, उनके चेहरे गंभीर हो गए। उन्होंने अफवाहें सुनी थीं कि जनरल क्वार्टर से कोई हर साल अंतिम प्रतियोगियों के साथ एक जगह के लिए मुकाबला करता है, लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह थी और उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। हालांकि वे ये जानते थे कि अगर जनरल क्वार्टर का प्रतियोगी उन्हें हरा देता है तो उनमें से एक को घर जाना पड़ेगा। तभी आर्यन आगे बढ़ा और अखाड़े में आ गया, जिससे सबका ध्यान उस पर गया। जनरल रॉबर्ट्स ने अपनी भौहें सिकुड़ी उसके इस कदम को देखकर। उन्होंने अभी तक उसका नाम भी घोषित नहीं किया था, फिर भी उसने 5 चुने हुए लोगों से पहले ही आगे आने की हिम्मत की। दिलचस्प, देखते हैं इस बच्चे ने क्या सोच रखा है। उत्सुकता के साथ वह देखना चाहते थे कि आर्यन यहाँ क्या करेगा। वह दृढ़ता से मानते थे कि आर्यन अपनी लेवल 6 की ताकत से उनमें से किसी के भी खिलाफ जीत नहीं सकता और उन्हें हराने के लिए कुछ चालें चलेगा। यही कारण था कि वह उसके कदमों को लेकर उत्सुक थे। दूसरी ओर एलेक्स रॉबर्ट्स ने आर्यन को आत्मविश्वास के साथ 5 चुने हुए लोगों की ओर चलते देखकर राहत की सांस ली। लगता है मैं बेवजह ही चिंतित थी, उसने चुपचाप सोचा। जहां तक उसे याद था, जब भी आर्यन ने अकादमी में किसी को चुनौती दी थी, उसने कभी किसी से हार नहीं मानी थी। हालांकि यह अकादमी से अलग था, पर मूल बातें अभी भी वही थीं। सब कुछ एक की ताकत पर निर्भर करता था। देखो, वह लड़का कौन है? क्या वह जनरल क्वार्टर का उम्मीदवार हो सकता है? मुझे नहीं लगता। उसकी ताकत देखो, वह केवल लेवल 6 पर है। वह बहुत ही कमज़ोर है। लेकिन वह बाकी 5 की तरफ क्यों जा रहा है? मुझे नहीं पता। हॉल में मौजूद भीड़ ने भी आर्यन को 5 चुने हुए लोगों की ओर जाते हुए देखा, लेकिन इससे वे और भी उलझन में पड़ गए। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि लेवल 6 की ताकत वाला आर्यन उनके पास क्यों जाएगा जब तक कि वह जनरल क्वार्टर का उम्मीदवार न हो। मैं जनरल क्वार्टर से आर्यन मॉर्गन हूँ। आर्यन ने खुद को 5 से मिलवाया और सीधे कहा। अब कौन मुझसे लड़ना चाहता है? वे 5 आर्यन के शब्दों से चौंक कर वहीं जम गए। न केवल वे, बल्कि हॉल में इकट्ठा हर कोई हैरान था। हालांकि उन्हें कुछ संदेह था कि आर्यन जनरल क्वार्टर का उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन उसकी ताकत ने उन्हें एक अलग ही कहानी बताई। वे बस यह नहीं मान सकते थे कि लेवल 6 की ताकत वाला कोई व्यक्ति लेवल 10 की ताकत वाले प्रतिभावान लोगों के साथ मुकाबला करेगा। ये पूरा विचार ही असंभव लग रहा था। क्या तुम में से किसी में मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं है? आर्यन ने उन्हें ताना मारा जब उसने देखा कि वे बस उसे घूर रहे थे। तभी किसी ने जोर से व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। आर्यन ने देखा कि वह कंधे तक काले बैंगनी बालों वाला युवा व्यक्ति था। उसकी झुकी हुई आंखें अपने चेहरे पर एक घमंडी भाव के साथ आर्यन को देख रही थीं। वह ब्रिजेश था। लेवल 6 का कोई व्यक्ति हमें चुनौती देने की हिम्मत करता है? उसने हंसते हुए कहा। उसका भाव गंभीर था क्योंकि उसने अपनी तर्जनी उंगली आर्यन की ओर इशारा की। बस एक चाल, मुझे तुम्हें मारने के लिए बस एक चाल की जरूरत होगी। एक चाल, तुम कहते हो? आर्यन ने हंसी में मुस्कुराया और कहा, ठीक है, देखते हैं कि तुम्हारी तथाकथित एक चाल मेरे लिए काफ़ी है या नहीं। मेरे लिए रुको, मुझे इस बेवकूफ़ को एक पल के लिए सबक सिखाने दो, ब्रिजेश ने कहा, बाकी 4 लोगों पर हंसते हुए जैसे वह लड़ने के लिए तैयार हो रहा था। हालांकि इससे पहले कि वे लड़ पाते, जनरल रॉबर्ट्स उनके सामने आए और कहा, यह राउंड बैटल रील्म में आयोजित किया जाएगा। बैटल रील्म का नाम सुनते ही 5 प्रतिभावान लोगों की आंखें उत्साह से चमक उठीं। वे फीनिक्स ऑर्डर जैसी शीर्ष गिल्ड में क्यों शामिल होना चाहते थे? अधिक डंजन संबंधी कार्य प्राप्त करने के अलावा ये बैटल रील्म की उपलब्धता के कारण था। दुनिया में हर प्रतिभाशाली व्यक्ति बैटल रील्म में मुकाबला करने का सपना देखता था। यह एक शिकारी के लिए अपने कौशल दिखाने का अंतिम मंच था। बैटल रील्म, आर्यन भी थोड़ा उत्साहित हो गया। वह जानता था कि वह अपनी ताकत के साथ कभी न कभी बैटल रील्म में प्रवेश करेगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी इसमें प्रवेश करेगा।
मैं चाहता हूं कि तुम बच्चे इस राउंड के लिए पूरी कोशिश करो। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो, जनरल रॉबर्ट्स ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ध्यान रखना कि तुम मेरे निजी सेक्टर में लड़ रहे हो, सार्वजनिक सेक्टर में नहीं। वे पांचों ने सिर हिलाया। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वे किस सेक्टर में लड़ रहे होंगे, वे बस पहली बार बैटल फील्ड में प्रवेश करने के लिए उत्साहित थे। ठीक उसी पल पूरा हॉल थोड़ा कांपता हुआ प्रतीत हुआ, इससे पहले कि हर कोई एक विशाल काले क्यूब को देखकर चौंक गया जिसके अंदर विभिन्न रंग चमक रहे थे, धीरे धीरे अखाड़े पर उतर रहा था। हर कोई इस क्यूब के आकार से हैरान था, लेकिन उन्हें और भी अधिक विस्मय महसूस हुआ। हर दिन उन्हें अपनी आंखों से बैटल क्यूब देखने को नहीं मिलता था। तो यह वह क्यूब है जहां से हर कोई बैटल फील्ड में प्रवेश करता है, आर्यन ने सोचा। उसने इस चीज के बारे में कई बार सुना था, लेकिन कई लोगों की तरह ये भी उसका पहली बार था। अब तुम बच्चे क्यूब के साथ बैटल फील्ड में प्रवेश करो, जनरल रॉबर्ट्स ने कहा जब हर कोई शांत हो गया। आर्यन और ब्रिजेश की लड़ाई के अलावा, जो पहले से तय है, तुम्हारी लड़ाई बेतरतीब होगी। पांचों बच्चों और आर्यन ने जनरल रॉबर्ट्स को सिर हिलाया। चलो चलते हैं, आर्यन ने कहा, ब्रिजेश पर मुस्कुराते हुए, और काले क्यूब के एक चेहरे से प्रवेश किया। मैं तुम्हें अंदर हराने के बाद तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहता हूं, ब्रिजेश ने आर्यन के पीछे जाते हुए व्यंग्य किया। एक पल बाद बाकी चार भी क्यूब से होकर अंदर गए और खुद को बैटल फील्ड में पाया। लेकिन उनके सामने का दृश्य वैसा नहीं था जैसा उन्होंने बैटल फील्ड के बारे में सोचा था। वे एक अंधेरे स्थान में प्रकट हुए जहां सचमुच कुछ भी नहीं था। लेकिन ठीक उसी पल तीन चमकते हुए नीले आयताकार द्वार, पोर्टल्स की तरह, उनके सामने प्रकट हुए, हर एक के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। जल्द ही उनके चारों ओर की दुनिया आकार लेने लगी, क्योंकि उन्होंने खुद को एक खाली हॉल के बीच में पाया। तीन चमकीले दरवाजों के अलावा एक बड़ी स्क्रीन थी जो पूरी तरह से बंद लग रही थी। कमरे में और कुछ नहीं था सिवाय इसके कि यह लाल और नारंगी रंगों की चौकोर टाइलों से बना हुआ था। आर्यन मॉर्गन बनाम ब्रिजेश, हेमंत बनाम ज्ञान, कोमल बनाम इंदिरा, ये शब्द हर चमकीले दरवाजे के ऊपर लिखे हुए थे। मैंने सुना है कि निजी स्थानों को प्रबंधित करने के लिए बैटल कॉइन की ज़रूरत होती है, और कमरे के लुक से यह साफ है कि जनरल रॉबर्ट्स ने बैटल कॉइन बचाने के लिए आसपास की चीज़ों की उपेक्षा की, ब्रिजेश ने चारों ओर देखते हुए कहा, इससे पहले कि वह आर्यन की ओर मुड़ा। चलो चलते हैं और तुम्हें एक सबक सिखाते हैं, उसने उस पर व्यंग्य किया और उस चमकीले नीले दरवाजे से प्रवेश किया जहां उनके नाम लिखे थे और उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। तुम चारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आर्यन ने मुस्कुराया और बाकी चार को अंगूठा दिखाया, इससे पहले कि वह भी चमकीले नीले दरवाजे से प्रवेश कर गया। अध्याय 50, एक ही चाल में हार। आर्यन ने खुद को घास से भरे एक सपाट इलाके में पाया, लेकिन आसपास एक भी पेड़ नहीं था। लड़ाई के लिए अच्छी जगह है, उसने सोचा, ब्रिजेश की ओर देखते हुए, जो उससे थोड़ी दूरी पर ही प्रकट हुआ था। बाहर सब लोग हमारी लड़ाई देख रहे होंगे, इसलिए मैं इसे जल्दी खत्म करूंगा, ब्रिजेश ने व्यंग्य करते हुए एक तलवार निकाली, इससे पहले कि उसकी आकृति धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। याद रखना, मुझे बस एक चाल की जरूरत है। आसपास कहीं से केवल ब्रिजेश की आवाज ही सुनाई दे रही थी। अदृश्य हो रहा है ना? आर्यन ने बड़बड़ाते हुए चारों ओर देखा, क्योंकि उसने अपने थ्री डायमेंशनल बॉडी को सक्रिय किया। लगभग तुरंत उसने हर चीज को एक सर्वज्ञानी दृष्टिकोण से देखा, जिससे उसके चारों ओर की हर छोटी से छोटी जानकारी भी उजागर हो गई। इसमें ब्रिजेश भी शामिल था, जो अदृश्यता के पर्दे के पीछे छिपकर सावधानी से उसकी ओर बढ़ रहा था। तो ये था उसका एक चाल का मतलब, मुझे मारने के लिए चुपके से हमला करना। आर्यन ने सोचा, चारों ओर देखने का नाटक करते हुए ब्रिजेश की तलाश में अपना सिर इधर उधर घुमाया। जल्द ही ब्रिजेश पास आया और अपनी तलवार को आर्यन के दिल की ओर वार किया। वह नहीं सोचता कि मुझे मारना इतना आसान होगा, है ना? आर्यन ने मजाक में सोचा, जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और तलवार को अपने खाली हाथ से पकड़ लिया, इससे पहले कि उसकी नोक उसे छू पाती। कैसे? तुम मुझे कैसे देख सकते हो? ब्रिजेश ने सदमे में चिल्लाया, पीछे हटने की कोशिश करते हुए। हालांकि उसने जल्दी ही महसूस किया कि उसकी तलवार आर्यन के हाथ में फंसी हुई थी, और वह कितनी भी कोशिश करे उसे वापस नहीं खींच सकता था। क्या यही वह एक चाल थी जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? आर्यन ने व्यंग्य किया। धत, ब्रिजेश ने दांत पीसते हुए गाली दी। वह अपनी तलवार के बिना ही पीछे हट गया। एक पल बाद ब्रिजेश फिर से दिखाई देने लगा, उसका चेहरा भयंकर गुस्से से भरा हुआ था। तुमने मेरी अदृश्यता को कैसे भेद दिया? उसने पूछा, उसकी आवाज़ में निराशा साफ थी। आर्यन मुस्कुराया, मुझे नहीं पता कि तुमने क्या किया, लेकिन कम से कम तुम मेरे लिए अदृश्य नहीं हुए। ब्रिजेश ने एक गहरी सांस ली और फिर से बोलने से पहले खुद को शांत किया। मैंने तुम्हें कम आंका और लापरवाह हो गया, लेकिन अब मैं वह गलती नहीं करूंगा। मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, उसने अपने हाथों को ताली बजाई और चिल्लाया, शैडो शैकल्स, शैडो शैकल्स। जब आर्यन ने अपनी परछाई को हलचल करते हुए देखा तो वह तुरंत पीछे कूद गया, लेकिन ये बेकार था।
परछाइयां जाल में बदल गईं और उसके पैरों के चारों ओर लिपट गईं, उसे नीचे खींचते हुए। यह क्या है? आर्यन ने भौहें चढ़ाते हुए बड़बड़ाया। उसके पैर परछाई के जाल से जकड़े हुए थे और जल्द ही उसके हाथ और यहाँ तक कि उसका पूरा शरीर भी उसकी अपनी परछाई से बने जाल से फंस गया। मर! ब्रिजेश चिल्लाया, एक परछाई की तलवार के साथ प्रकट हुआ और उसे आर्यन के दिल की ओर वार किया। ये देखकर आर्यन ने 5 ड्रैकोनिक एसेंसेस की शक्ति को उजागर किया और खुद को मुक्त कर लिया, उसे बांधने वाले परछाई के जाल को फाड़ दिया। जैसे ही ब्रिजेश की तलवार उस तक पहुंची, आर्यन ने तेजी से प्रतिक्रिया की, अपनी दाईं मुट्ठी से परछाई की तलवार को पकड़ लिया, इससे पहले कि वह उसे छू पाती, ठीक पिछली बार की तरह। लेकिन पहले के विपरीत आर्यन ने ब्रिजेश को पीछे हटने का मौका नहीं दिया। तलवार पकड़ने के बाद उसने सीधे ब्रिजेश के पेट पर मुक्का मारा, उसके शरीर के एक हिस्से को नष्ट कर दिया। हालांकि कोई खून नहीं बहा, इसके बजाय घाव से लाल बिंदु बहने लगे। तुम एक राक्षस हो, ब्रिजेश ने आर्यन को अविश्वास से देखते हुए हाँफते हुए कहा। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि उसके शरीर को लगभग नष्ट करने में केवल एक मुक्का लगा। आर्यन ने ब्रिजेश के विघटित हो रहे शरीर को जमीन पर गिरा दिया, जो फिर लाल कणों में घुल गया और गायब हो गया। आर्यन ने युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए बड़बड़ाया। तभी उसके सामने एक चमकदार नीली रोशनी प्रकट हुई। वह चमकते हुए दरवाजे में चला गया और युद्ध के मैदान से गायब हो गया। हॉल में फिर से प्रकट हुआ, लेकिन वह अकेला था, किसी और का कोई संकेत नहीं था। ओह, वे लड़ रहे हैं, आर्यन ने सोचा। उसका ध्यान हॉल में बड़ी स्क्रीन पर गया, जिसमें 2 चल रही लड़ाई दिखाई दे रही थीं। एक में एक गोल ढाल वाला व्यक्ति एक बंदूक वाले आदमी से लड़ रहा था, जो दुश्मन पर विभिन्न प्रकार की गोलियां चला रहा था। दूसरी लड़ाई ने उसकी रुचि जगाई। यह इंदिरा और कोमल के बीच एक लड़ाई थी। जिस बात ने आर्यन का ध्यान खींचा वह ये थी कि कोमल ने इंदिरा के हर हमले को सहजता से रोक दिया, चाहे वह उसके बुलाए गए भेड़िए हों या परछाई वाले हाथ। इंदिरा के हर हमले को कोमल ने आसानी से संभाला, मानो वह कुछ भी न हो। ये बैंगनी बालों वाली लड़की जो भी है, वह मेरी तरह ही अपनी असली ताकत छिपा रही है, आर्यन ने सोचा, ये देखते हुए कि कोमल की लड़ने की शैली उसकी अपनी जैसी थी, केवल हमलों का जवाब देना, जबकि पूरी लड़ाई के दौरान निष्क्रिय रहना। जैसे ही आर्यन ने स्क्रीन पर दिखाई गई 2 लड़ाइयों के विवरण को समझा, बैटल रीम के बाहर इकट्ठा हुए लोग अपनी जगह पर हैरान थे। ये स्क्रीन पर हो रही लड़ाइयों के कारण नहीं था, बल्कि उस लड़ाई के कारण था जो पहले ही खत्म हो चुकी थी। उन्हें उम्मीद थी कि लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ, लेकिन नतीजा पूरी तरह से अप्रत्याशित था। धत, वह क्या था? उसके मुक्के ने ब्रिजेश के शरीर को एक ही वार में नष्ट कर दिया। हाँ, ब्रिजेश को खत्म करने के लिए उसे बस एक मुक्के की जरूरत थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी ताकत केवल लेवल 6 पर है और उसने लेवल 10 वाले को ऐसे मार डाला जैसे कुछ भी ना हो। हाँ, वह कौन है? हमने उसके बारे में क्यों नहीं सुना? लगता है कि जनरल क्वार्टर के लोगों को कम नहीं समझना चाहिए। आर्यन और ब्रिजेश की लड़ाई के बाद भीड़ में हंगामा मच गया, वे परिणाम से पूरी तरह से स्तब्ध थे। सब कुछ नतीजा, लड़ाई कैसे हुई, आर्यन की ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी, जिससे वे सदमे में रह गए। ये लड़का, 1 महीने तक उसे न देखने के बाद वह बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है, टोनी ने एक आह के साथ कहा, अपना सिर हिलाते हुए। उसने मुझे बेवजह ही चिंतित कर दिया था, एलेक्स रॉबर्ट्स ने बड़बड़ाते हुए शिकायत की। दूसरी ओर जनरल रॉबर्ट्स ने आर्यन की ताकत पर ध्यान देते हुए अपनी बाहें उठाईं। अगर वह कहते कि वह हैरान नहीं थे, तो वह झूठ बोल रहे होते। आर्यन ने जो शारीरिक ताकत दिखाई वह दुर्लभ थी, और जिस बात ने उन्हें और भी ज्यादा चौंकाया वह ये थी कि आर्यन केवल लेवल 6 पर था। लेवल 6 पर ऐसी ताकत होना असाधारण लग रहा था। ये बच्चा कम से कम दिलचस्प है, जनरल रॉबर्ट्स ने सोचा, अपनी बेटी को देखते हुए, ये सोचते हुए कि वह आर्यन जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को कैसे जानती है। धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है तुम पर, ब्रिजेश ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया जब उसने भीड़ को सुना। उसे हारने की उम्मीद नहीं थी, नहीं, उसने संभावना पर विचार भी नहीं किया था। अब जब वह आर्यन से हार गया था तो उसे पछतावा महसूस हुआ और उसने अपने बुरे भाग्य को कोसा। लेवल 6 पर किसी से इतनी राक्षसी ताकत होने की उम्मीद कौन करेगा? देखो, लगता है कि बाकी 2 लड़ाइयां खत्म होने वाली हैं, किसी ने चिल्लाया, जिससे सबका ध्यान आकर्षित हुआ। स्क्रीन पर यह साफ था कि गोलढाल और तलवार वाले आदमी ने बंदूक चलाने वाले और उसके बीच की दूरी को कम कर दिया था, अंतिम वार करने की तैयारी कर रहा था। इस बीच दूसरी स्क्रीन पर इंदिरा ने हार मान ली थी, क्योंकि वह कोमल पर एक भी वार नहीं कर पाई थी। हमने सच में कोमल को कम आंका है। उसने एक बार भी हमला नहीं किया और फिर भी इंदिरा को हार मानने पर मजबूर कर दिया। वह बहुत ताकतवर है। हाँ, वह बहुत ताकतवर है। साथ ही हेमंत ने बिना ज्यादा प्रयास के ज्ञान को आसानी से हरा दिया। जानते हो, अगर तुम ध्यान से देखो तो सभी 3 विजेताओं ने अपने विरोधियों को आसानी से हरा दिया। तुम सही कह रहे हो।
अब मैं ये देखने का इंतज़ार नहीं कर सकता कि तीनों में से सबसे ताकतवर कौन है। बाकी दो लड़ाइयों के नतीजों ने भीड़ को हैरान नहीं किया, लेकिन वे कोमल की ताकत से चकित थे। बिना हमला किए किसी को हार मानने पर मजबूर करना कोई आसान काम नहीं था, और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता था। इससे पता चला कि उसकी ताकत इंदिरा से कहीं ज्यादा थी। कोमल अपनी लड़ाई खत्म होने के बाद हॉल में दाखिल हुई। आर्यन को वहां खड़ा देखकर वह स्पष्ट रूप से हैरान थी। उसके गहरे बैंगनी बाल नीचे लटके हुए थे और उसके माथे पर एक पूर्णिमा का निशान था। ब्रिजेश हार गया। वह ब्रिजेश के बजाय आर्यन की मौजूदगी से चौंक गई थी। तभी हेमंत भी हॉल में दाखिल हुआ और कोमल की तरह आर्यन को देखकर वहीं जम गया। अध्याय 51। आर्यन बनाम हेमंत। नमस्ते तुम दोनों। आर्यन ने उन दोनों को उनके हैरान चेहरों को देखते हुए सलाम किया। क्या तुम दोनों हैरान हो? लेकिन क्यों? अगर मैंने जनरल क्वार्टर की तरफ से इस परीक्षा में भाग लेने की हिम्मत की है तो जाहिर है मेरे पास तुम लोगों के खिलाफ जीतने के लिए कुछ तरकीबें होंगी। हेमंत ने आर्यन को गहरी नज़रों से देखा। उसकी आंखें उसे भेदने की कोशिश कर रही थीं। मुझे नहीं पता कि तुमने ब्रिजेश के खिलाफ जीतने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया, लेकिन ये तरकीबें मुझ पर काम नहीं करेंगी, उसने हल्के से व्यंग्य किया। आर्यन ने उसे देखकर मुस्कुराया। हम ये देख लेंगे। लगता है हमारे नामों को रैंडम किया जा रहा है, कोमल ने स्क्रीन पर अपनी आंखें रखते हुए कहा। आर्यन ने दो नामों के कॉलम देखने के लिए मुड़ा। एक में बाय और दूसरे में बनाम लिखा था, जिसका मतलब था कि उनमें से एक को बाय मिलेगी और सीधे फाइनल में चला जाएगा, जबकि बनाम कॉलम में बाकी लोगों को उस स्थान के लिए लड़ना होगा। जल्द ही रैंडमाइजर रुका और हर कॉलम में नाम साफ हो गए। आर्यन मॉर्गन बनाम हेमंत बाय कोमल। हे अब मैं और तुम हैं। हेमंत ने उस चमकदार दरवाजे से प्रवेश करते हुए हंसा जिसके ऊपर उनके नाम लिखे थे। आर्यन ने कंधे उचकाए और उसके पीछे पीछे गया। जल्द ही वे दोनों फिर से एक घास के मैदान में प्रकट हुए, लेकिन बिना किसी पेड़ के। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सच्ची ताकत के सामने सभी तरकीबें बेकार हैं, हेमंत ने एक तलवार और एक गोल ढाल निकालते हुए कहा। एक पल बाद तलवार और ढाल दोनों आग की लपटों से जलने लगे। इन्फर्नो स्लैश इन्फर्नो स्लैश। हेमंत ने अपनी जलती हुई तलवार को आर्यन की ओर घुमाया, जिससे आग की एक लपट उसकी ओर आई। ये देखकर आर्यन ने इन्फर्नो कोटिंग कौशल का इस्तेमाल किया और उसके हाथ आग की लपटों में बदल गए, जो इतने संकुचित थे कि ऐसा लग रहा था मानो उसने दोनों हाथों पर आग के चमड़े के दस्ताने पहन रखे हों। फिर उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और धमाका, आग की लपट उसके हाथ से टकराई, जिससे एक छोटा विस्फोट हुआ, लेकिन इससे आर्यन को कोई नुकसान नहीं हुआ। छी! हेमंत ने निराश होकर बड़बड़ाया और आर्यन की ओर बढ़ा। आग की लपटें उसे आगे बढ़ा रही थीं। आर्यन के पास पहुंचकर उसने अपनी तलवार को कई बार घुमाया, जिससे चार आग की लपटें उसकी ओर आईं। इस बार आर्यन ने कार्रवाई की। वह आगे बढ़ा और आग की लपटों में से एक पर मुक्का मारा, जिससे वह विस्फोट होकर खत्म हो गई। चारों ओर भागते हुए उसने बाकी तीन आग की लपटों पर मुक्का मारा, जो भी कुछ न होते हुए विस्फोट होकर खत्म हो गईं। स्वॉर्ड ऑफ एनिहिलेशन, स्वॉर्ड ऑफ एनाइलेशन। उसी पल हेमंत ने उनके बीच की दूरी को कम कर दिया और अपनी जलती हुई तलवार से हमला किया। उसने इसे नीचे घुमाया, जिससे फटती हुई आग की लपटें निकलीं। आर्यन ने ऊपर से नीचे आती हुई आग की तलवार को देखा और उसे चकमा देने के लिए ठीक उसी पल एक तरफ हट गया। धमाका! हमला जमीन पर लगा, जिससे एक छोटा गड्ढा बन गया। इस मौके का इस्तेमाल करते हुए आर्यन ने 5 ड्रैकोनिक एसेंसेस की शक्ति का इस्तेमाल किया और अपने जलते हुए हाथ से हेमंत पर आगे की ओर मुक्का मारा। धमाका! हेमंत ने अंतिम संभव क्षण में अपने ढाल का इस्तेमाल आर्यन के हमले को रोकने के लिए किया, लेकिन ढाल टुकड़ों में बिखर गई, जिससे हेमंत एक टूटी हुई पतंग की तरह पीछे उड़ गया। लेकिन हेमंत ने अपनी तलवार को एक एंकर के रूप में इस्तेमाल किया, जल्दी से खुद को स्थिर किया और फिर से दूर से हमला किया। इस बार उसने अपनी तलवार को सीधे अपने सिर के ऊपर एक ऊंची स्थिति में रखा, जिससे यह अधिक से अधिक आग की लपटों से जलने लगी। एक बार जब यह आग की लपटों से जलने लगी तो उसने इसे एक अंतिम चाप में नीचे घुमाया। 8 आग की लपटें एक दूसरे को पार करते हुए उसकी तलवार से निकली, आर्यन की ओर बढ़ रही थीं। आग की लपटें इतनी गर्म थीं कि रास्ते की घास काली हो गई। हमले को देखकर आर्यन ने उसी तकनीक का इस्तेमाल किया, अपनी जलती हुई मुट्ठी से आगे की ओर मुक्का मारा। धमाका! टक्कर ने आर्यन को आग की लपटों में घेर लिया, लेकिन जैसे ही धुआं और धूल साफ हुई, आर्यन उसी जगह पर खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्या तुम हो गए? आर्यन ने हेमंत से पूछा, जो भारी सांस ले रहा था। हेमंत ने आर्यन को गहरी नज़रों से देखा और कहा, तुम्हारी तरकीबें बहुत मजबूत हैं। उसे यह स्वीकार करने से नफरत थी, लेकिन यह सच था। आर्यन मुस्कुराया और उसकी ओर चला। उसके पास पहुंचने पर उसने उसे फिर से मुक्का मारा, जिससे उसका शरीर लाल कणों में विस्फोट हो गया। एक पल बाद उसका पूरा शरीर लाल कणों में घुल गया। लेवल 10 वाले लोग मारना आसान हो गए हैं, आर्यन ने सोचा।
उसने अपने इन्फर्नो कोटिंग कौशल की पूरी सीमा का इस्तेमाल भी नहीं किया था, फिर भी ये लेवल 10 के सभी हमलों को रोक सकता था, जिससे आर्यन को आश्चर्य हुआ कि उसकी सीमा कहाँ है। केवल अप्रेंटिस रैंक वाले ही मेरी पूरी ताकत को बाहर निकाल सकते हैं, उसने सोचा, चमकदार नीली रोशनी वाले दरवाजे में चलते हुए और हॉल में पहुंचते हुए। केवल कोमल को देखकर आर्यन ने उसे हाथ हिलाया। लगता है हम ये देखने के लिए लड़ेंगे कि शीर्ष स्थान कौन जीतेगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कोमल ने सिर हिलाया। हमारी लड़ाई बेकार है, मैं सिर्फ फीनिक्स ऑर्डर में प्रवेश करना चाहती हूँ, और चूंकि मेरा स्थान इस परीक्षा में दूसरे रैंक के साथ लगभग गारंटीड है, तो हमारे लिए लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्यन ने कंधे उचकाए। जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि वह किसी से लड़ता है या नहीं, क्योंकि वह किसी भी तरह जीत जाता। तभी हॉल में बाहर निकलें लिखा हुआ एक लाल चमकदार दरवाजा प्रकट हुआ। चलो चलते हैं, आर्यन ने उससे कहा, क्योंकि वह चमकदार लाल दरवाजे की ओर चला गया और उसमें प्रवेश करने के बाद हॉल से गायब हो गया। कोमल ने आर्यन को देखा और फिर उसके पीछे पीछे गई, लाल दरवाजे में प्रवेश किया। बैटल रीम के बाहर आर्यन और कोमल दोनों एक ही समय पर बैटल क्यूब से बाहर आए। वे शीर्ष स्थान के लिए नहीं लड़े। मैं इसका इंतजार कर रहा था। मैं शर्त लगाता हूं कि आर्यन कोमल के खिलाफ जीतेगा। वह बस बहुत ताकतवर है, लेकिन कोमल की ताकत भी गहरी है। कौन जानता है कि वह आर्यन के खिलाफ अपनी लड़ाई में क्या करेगी। फिर आर्यन, कोमल और हेमंत फीनिक्स ऑर्डर की भर्ती परीक्षा के लिए जा रहे होंगे। जब आर्यन और कोमल बैटल रीम से बाहर आए तो भीड़ में बड़बड़ाहट हुई। वे थोड़ा निराश थे कि वे उनके बीच की लड़ाई नहीं देख पाए। आर्यन, कोमल और हेमंत, तुम तीनों को फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड के लिए स्थान दिए जाएंगे, जनरल रॉबर्ट्स ने कहा, उनमें से प्रत्येक को एक टोकन देते हुए। आर्यन ने टोकन पकड़ा और देखा कि यह गोल था, एक तरफ एक जलती हुई फीनिक्स और दूसरी तरफ परीक्षण शब्द था। लगता है ये सिफारिश टोकन है, आर्यन ने सोचा, इसे रखते हुए। जनरल रॉबर्ट्स ने उन तीनों से बात की। इन्हें ट्रायल पासेस कहा जाता है। इनके बिना तुम फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड की भर्ती परीक्षा में प्रवेश नहीं कर पाओगे। उन्होंने आगे कहा, हमारे डस्टफॉल डिस्ट्रिक्ट में ओल्ड लेक सिटी में फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड की एक शाखा है। यदि तुम भर्ती परीक्षा में भाग लेना चाहते हो तो तुम तीनों को कल तक वहां रिपोर्ट करना होगा। लेकिन दुख की बात है कि मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता, क्योंकि भर्ती परीक्षा के दौरान जनरलों को ओल्ड लेक सिटी में प्रवेश करने से मना किया गया है। उन्हें प्रवेश करने से मना किया गया है। आर्यन ने सोचा, ये दिलचस्प लग रहा था। मैं तुम्हें तुरंत ओल्ड लेक सिटी के लिए निकलने की सलाह देता हूं, जनरल रॉबर्ट्स ने गंभीरता से कहा। साथ ही, अगर तुम्हें लगे कि परीक्षा बहुत मुश्किल है तो खुद को ज्यादा धक्का मत देना, क्योंकि हर साल भर्ती परीक्षा में कई प्रतिभावान लोग मर जाते हैं। आर्यन, कोमल और हेमंत ने समझदारी में सिर हिलाया। तो आज की परीक्षा समाप्त हो गई है, जनरल रॉबर्ट्स ने भीड़ को घोषित किया। आर्यन, कोमल और हेमंत 3 लोग हैं जो भर्ती परीक्षा के लिए फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड जाएंगे। तुम सभी को छुट्टी दी जाती है। घोषणा के बाद लोग जाने लगे। वे क्रेस्टफोर्ड सिटी के शीर्ष 3 प्रतिभावान लोगों को देखने आए थे और वे नतीजे से संतुष्ट थे। ओल्ड लेक सिटी, आर्यन ने बड़बड़ाया, क्योंकि उसने जल्द ही निकलने की योजना बनाई थी। आर्यन, क्या तुम जा रहे हो? एलेक्स रॉबर्ट्स ने उसके सामने आकर पूछा। टोनी भी उसके साथ आया। हाँ, मैं जा रहा हूँ और सिफारिश के लिए धन्यवाद, आर्यन ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा। शुभकामनाएं, एलेक्स रॉबर्ट्स ने आर्यन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, शुभकामनाएं, आर्यन, टोनी ने आर्यन की पीठ थपथपाते हुए कहा। आर्यन ने उन दोनों को देखकर मुस्कुराया और उन दोनों को कसकर गले लगाया। मैं तुम लोगों से जल्द ही मिलूंगा। इन शब्दों के साथ उसने जनरल क्वार्टर छोड़ दिया।